हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अपना क्लासेज। रोजाना की तरह इस सेशन में हम लोग जीके और जीएस से रिलेटेड टॉप 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आगामी एग्जाम जैसे बिहार एसआई मेंस, बिहार एसआई पीटी, बिहार एसएससी मेंस, इवन बीपीएससी एंड रेलवे एनटीपीसी सभी एग्जाम जिनमें जीके जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं सभी के लिए समान रूप से उपयोगी है। तो लगाते हैं इस सेट को। इसमें कटअप होगा 21 का। तो हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? ऑप्शंस हैं 563 ईसा पूर्व या 558 ईसा पूर्व या 561 ईसा पूर्व या 544 ईसा पूर्व। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए 563 ईसा पूर्व में। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था? लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था जो कपिलवस्तु के निकट है। और उनके पिता का नाम शत्रुघ्न था। उनके पिता का नाम क्या था? शत्रुघ्न था, जो शाक्य वंश से संबंधित थे। और उनकी माता का नाम माया देवी था, जो कोलीय राजवंश की कन्या थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? महाभिनिष्क्रमण किस घटना को जाना जाता है? उनके महापरिनिर्वाण को, या उनके जन्म को, या उनका गृह त्याग को, या फिर उनका प्रबोधन को। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, उनका गृह त्याग को। उनका गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं और उन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? शाक्य वंश, माया वंश, लिच्छवी वंश या कोलीय वंश। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, कोलीय वंशी। गौतम वंश की माँ कोलीय वंश से संबंधित थे, लेकिन शाक्य वंश से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली में, या लुम्बिनी में, या कपिलवस्तु में, या पाटलिपुत्र में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, लुम्बिनी में। लुम्बिनी कपिलवस्तु के निकट है, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, लुम्बिनी। जब ऑप्शन में लुम्बिनी ना रहे, कपिलवस्तु रहे, तो कपिलवस्तु आंसर होगा, क्योंकि कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एक अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, रुमनदेई स्तंभ। मौर्य वंशीय शासक अशोक के रुमनदेई अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। और इस अभिलेख के अनुसार अशोक अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष के बाद यहाँ आया था और उसने उस स्थान की पूजा की थी और जहाँ शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म हुआ था। कब आया था? अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष आया था। और इस दौरान उसने यहाँ छूट प्रदान की थी, जो कर लिया जाता था राजा के द्वारा। बुद्ध के जन्म स्थल होने के कारण उसमें छूट प्रदान की थी कर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कुशीनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण जिस राज्य में हुआ था वह कौन सा राज्य था? अंग था, या मगध था, या मल्ल था, या वत्स था। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मल्ल था। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था, जो मल्ल राज्य का भाग था। और यही 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने शरीर त्याग दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण, जब शरीर त्याग किए तो उसे महापरिनिर्वाण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? आनंद था, या वसुमित्र था, या गोसल था, या सुभद्र था। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सुभद्र था।
अपने जीवन के अंतिम वर्ष में गौतम बुद्ध अपने शिष्य चुंद के यहाँ पावा पहुँचे। वहाँ की भोजन सामग्री खाने से वे अतिसार रोग से पीड़ित हो गए। फिर ये पावा से कुशीनगर चले गए और यहीं पर सुभद्र को उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया। इस प्रकार इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सुभद्र। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? सुभद्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलार कलाम कौन थे? बुद्ध के शिष्य थे या एक प्रतिष्ठित बौद्ध भिक्षु थे या बुद्धकालीन एक शासक थे या बुद्ध के एक गुरु थे? आलार कलाम कौन थे? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बुद्ध के एक गुरु थे। महाविनिष्क्रमण यानी गृह त्याग के बाद ज्ञान की खोज में महात्मा बुद्ध आलार कलाम के आश्रम पहुँचे और अलार्म कलाम से दीक्षा ली। किनसे दीक्षा ली? अलार्म कलाम से। अलार्म कलाम सांख्य दर्शन के आचार्य थे और अपनी साधना शक्ति के लिए विख्यात थे। कुछ दिनों तक बुद्ध ने वहीं तपस्या की। कहाँ की? कलाम के आश्रम में, लेकिन इनसे वे उन्हें संतुष्टि नहीं मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया था? महावीर या शंकराचार्य या महात्मा बुद्ध या फिर गुरु नानक? सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया था? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, महात्मा बुद्ध ने। सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन महात्मा बुद्ध ने दिया था। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात जब गौतम बुद्ध ने अपने मत का प्रचार प्रारंभ किया तो वे ऋषिपतन यानी सारनाथ वाराणसी के निकट आए और उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को पहला उपदेश दिया। इस प्रथम उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। गृह त्याग को महाविनिष्क्रमण, प्रथम उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन और शरीर त्याग को महापरिनिर्वाण कहते हैं, जो कई एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित तथा आयुर्वेद सहित अनेक विद्याओं में माहिर था, वह कौन सा शासक था जो खगोल शास्त्र, गणित एवं आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में माहिर था? ऑप्शन हैं सिकंदर लोदी या अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद बिन तुगलक या इल्तुतमिश। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन तुगलक, जिसका कार्यकाल था 1325 से 1351। मोहम्मद बिन तुगलक का कार्यकाल कब से कब तक था? 1325 से 1351। और वह मोहम्मद बिन तुगलक ही था जो दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में सर्वाधिक विद्वान एवं शिक्षित था, क्योंकि वह खगोल शास्त्र, गणित एवं आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में निपुण था। इस प्रकार इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर ए कोई एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था? ऑप्शंस हैं सिकंदर लोदी या अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद बिन तुगलक या इल्तुतमिश। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन तुगलक। अमीर ए कोई नया विभाग मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा शुरू किया गया था। अमीर ए कोई जिसकी स्थापना कृषि के विकास के लिए की गई थी और इसे शुरू किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने, और इस विभाग की स्थापना की मुख्य उद्देश्य था कि अधिक से अधिक भूमि कृषि कार्य के अधीन लाना और इसके लिए कृषकों को प्रत्यक्ष सहायता दिया जाता था। इस प्रकार इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन तुगलक। अमीर ए कोई नया विभाग किसके द्वारा शुरू किया गया था? ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था? किसने किया था सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, जो कई एग्जाम में पूछे जाते हैं? ऑप्शन हैं सिकंदर लोदी, अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद बिन तुगलक या इल्तुतमिश। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन तुगलक। सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया था।
सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन मुहम्मद बिन तुगलक की एक खास विशेषता रही है और जिसे आधुनिक इतिहासकार मानते हैं कि उसके समय में संपूर्ण विश्व में चांदी की कमी हो गई थी और भारत में तो बहुत ही कमी थी। इस कारण उसने सांकेतिक मुद्रा चलाई। बर्नी का मानना है कि खजाने में धन की कमी और साम्राज्य विस्तार की नीति से कार्य रूप में परिणत करने के वजह से मुहम्मद बिन तुगलक को सांकेतिक मुद्रा चलानी पड़ी। इस प्रकार इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मुहम्मद बिन तुगलक। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? ऑप्शन सी, मुहम्मद बिन तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से ले गया। मुहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ ले गया? दौलताबाद या कालिंजर या कन्नौज या लाहौर। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, दौलताबाद। मुहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले गया। मुहम्मद बिन तुगलक का सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में एक था राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले जाना। दौलताबाद को कहीं कहीं देवगिरी भी लिखा रहता है, जो दौलताबाद का ही नाम है। इसके राजधानी परिवर्तन के अनेक कारण बताए गए हैं, लेकिन बर्नी ने बताया है कि देवगिरी साम्राज्य के केंद्र में था, इसीलिए उसकी वह राजधानी बनाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूर देश का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? मूर देश का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? सिकंदर लोदी के या अलाउद्दीन खिलजी के या मुहम्मद बिन तुगलक के या इल्तुतमिश के। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मुहम्मद बिन तुगलक के। इब्न बतूता मुहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में भारत आया था और वह मोरक्को मुल्क का अफ्रीकी यात्री था। किस महादेश का यात्री था? अफ्रीकी यात्री था। और मुहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। यह कई एग्जाम में पूछा जाता है कि दिल्ली के काजी किसे नियुक्त किया था, किस यात्री को? इसका सही जवाब होगा इब्न बतूता को। किसने किया था? मुहम्मद बिन तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धाराशाही हो रहे थे, तो किस एक ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखी थी? ऑप्शंस हैं लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड कॉर्नवालिस या ऑप्शन सी लॉर्ड वेलेजली या लॉर्ड हेस्टिंग्स। जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप का साम्राज्य धाराशाही हो रहा था, तब भारत में किसका शासन था जो ब्रिटिश पताका फहराए रखी थी? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली ने भारत की ओर से 1797 ईस्वी में प्रस्थान किया, जो कि आंग्ल इतिहास में सबसे अंधकारमय समय था। फ्रांस के विरुद्ध यूरोपीय शक्ति का बना हुआ मोर्चा उस समय छिन्न भिन्न हो चुका था और नेपोलियन मिस्र तथा सीरिया को विजित कर चुका था और भारत की ओर अपना कदम बढ़ा रहा था। ऐसी परिस्थिति में वेलेजली ने भारत में सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया, जिससे अंग्रेजी सत्ता को श्रेष्ठता स्थापित हो गई और नेपोलियन का भय भी टल गया। इस प्रकार इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, लॉर्ड वेलेजली, जिसका जो कब प्रस्थान किया था भारत की ओर? 1797 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंग्ल नेपाल युद्ध जिसके शासनकाल में हुआ था वह कौन है जिसके शासनकाल में आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था? और इसमें सुगौली की संधि हुई थी, जो हाल ही के करंट अफेयर में भी इसका डिस्कस किया गया था। ऑप्शंस हैं लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेजली या लॉर्ड हेस्टिंग्स। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, लॉर्ड हेस्टिंग्स। आंग्ल नेपाल युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में हुआ था। आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 1816 के बीच हुई थी। कब हुई थी?
1814 से 1816 के बीच, और उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स था, क्योंकि उनका कार्यकाल था 1813 से 1823 ईस्वी। और उसके बाद यह आंग्ल नेपाल युद्ध 1815 ईस्वी में सुगौली की संधि से समाप्त हुआ था। यह युद्ध कब समाप्त हुआ था? 1815 ईस्वी में सुगौली की संधि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित है। कौन संबंधित है? कौन सा गवर्नर जनरल? लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड कॉर्नवालिस या लॉर्ड वेलेस्ली और लॉर्ड हेस्टिंग्स। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, लॉर्ड हेस्टिंग्स। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? 1817 से 1818 ईस्वी के बीच में। और आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था 1814 से 1816 के बीच। इस प्रकार हम अभी पढ़ देखे थे कि उस समय का कार्यकाल किसका था? लॉर्ड हेस्टिंग्स का था, जिनका कार्यकाल 1813 से 1823 के बीच था। इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, लॉर्ड हेस्टिंग्स। तृतीय मराठा युद्ध 1817 से 1818 के बीच हुई थी। उस समय शासनकाल था लॉर्ड हेस्टिंग्स का। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध लॉर्ड वेलेस्ली के शासनकाल में, और आंग्ल नेपाल युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में, और बक्सर का युद्ध हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेम्स एंड्रूज रैमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम है? किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम जेम्स एंड्रूज रैमजे है? लॉर्ड डलहौजी का, या लॉर्ड कॉर्नवालिस का, या लॉर्ड वेलेस्ली का, या लॉर्ड हेस्टिंग्स का? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, लॉर्ड डलहौजी का। लॉर्ड डलहौजी का वास्तविक नाम जेम्स एंड्रूज रैमजे है। और भारत में रेल निर्माण की दिशा में प्रथम प्रयास ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया। ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड डलहौजी के द्वारा प्रथम प्रयास रेलवे निर्माण के क्षेत्र में किया गया। और प्रथम रेलवे लाइन 1853 ईस्वी में बम्बई से थाने के बीच डलहौजी के समय में ही बिछाई गई थी। प्रथम रेलवे लाइन कब बिछाई गई थी? 1853 में। कहाँ से कहाँ के बीच? बम्बई से थाने के बीच, और डलहौजी के शासनकाल में ही बिछाई गई थी। इस प्रकार सही जवाब होगा ऑप्शन ए, लॉर्ड डलहौजी। जेम्स एंड्रूज रैमजे लॉर्ड डलहौजी का वास्तविक नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के गवर्नर जनरल में से कौन एक तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंध है? ऑप्शंस हैं लॉर्ड डलहौजी का, या लॉर्ड कॉर्नवालिस का, या लॉर्ड वेलेस्ली का, या लॉर्ड हेस्टिंग्स का। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस का। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1790 से 1792 के बीच में। और इस समय शासनकाल किसका था? लॉर्ड कॉर्नवालिस का था। और इस युद्ध में कॉर्नवालिस ने स्वयं सेना की बागडोर संभाली थी। इस युद्ध में टीपू ने श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 ईस्वी में कर ली थी, जो कई एग्जाम में पूछे जाते हैं। श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी? 1792 ईस्वी में। और इसके अनुसार टीपू को अपने राज्य का लगभग आधा भाग अंग्रेजों को देना पड़ा था। इस प्रकार इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। बंगाल के गवर्नर जनरल में से तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित थे ऑप्शन बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूक्रेन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? यूक्रेन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ऑप्शंस हैं डेनिस शिमगल, या बी जेलेंस्की, या ओलेस्की होचेरुक, या इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, डेनिस शिमगल। यूक्रेन के नए प्रधानमंत्री डेनिस शिमगल बने हैं। और उन्होंने किसका स्थान लिया है?
ओलेस्की होचेरुक का स्थान लिया है। नए प्रधानमंत्री बने हैं डेनिस शिमगल और स्थान लिए हैं किनका? पहले कौन थे? ओलेस्की होचेरुक का स्थान लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीसीसीआई ने किसे राष्ट्रीय चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है? ऑप्शंस हैं अनिल कुंबले को, या सुनील जोशी को, या चेतन शर्मा को, या के श्रीकांत को। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सुनील जोशी को। बीसीसीआई ने भारतीय क्रिकेट के राष्ट्रीय चयन समिति का अध्यक्ष सुनील जोशी को बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेक गणराज्य की मुद्रा का क्या नाम है? चेक गणराज्य की मुद्रा क्या है? कोरूना है, या क्रोन है, या क्रोना है, या क्यात है। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, चेक गणराज्य की मुद्रा का नाम कोरूना है और इसकी राजधानी कहाँ है? चेक गणराज्य की राजधानी प्राग है और मुद्रा का नाम कोरूना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में, या देहरादून में, या कलकत्ता में, या हैदराबाद में। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, हैदराबाद में। राष्ट्रीय पोषण संस्थान हैदराबाद में स्थित है। और अगर अदर ऑप्शंस को देखें तो देहरादून में क्या है? वन अनुसंधान संस्थान। देहरादून किस लिए प्रसिद्ध है? वन अनुसंधान संस्थान के लिए। और आयुर्विज्ञान संस्थान के लिए नई दिल्ली। आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ है? नई दिल्ली में। और पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग कहाँ है? कोलकाता में। राष्ट्रीय पोषण संस्थान हैदराबाद, वन अनुसंधान संस्थान देहरादून, पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग कोलकाता और आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली। किसी भी बिंदु से क्वेश्चन आ सकते हैं, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? 1980 में, या 1982 में, या 1984 में, या 1986 में। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 1980 में। भारत सरकार ने वनों के संरक्षण तथा विकास के उद्देश्य से 1980 में वन संरक्षण अधिनियम पारित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक है। सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड, या कार्बन मोनोऑक्साइड, या बेंजीन, या बी और सी। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बी और सी दोनों, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन दोनों सिगरेट के धुएं में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटाकामा मरुस्थल कहाँ स्थित है? अटाकामा मरुस्थल कहाँ स्थित है? ऑप्शंस हैं अफ्रीका में, या उत्तरी अमेरिका में, या दक्षिणी अमेरिका में, या यूरोप में। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, दक्षिणी अमेरिका में। दक्षिण अमेरिका के चिली में स्थित है। अटाकामा मरुस्थल चिली में स्थित है, जो दक्षिण अमेरिका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीपा मलिक का संबंध किस खेल से है? दीपा मलिक का संबंध किस खेल से है? ऑप्शंस हैं जिम्नास्टिक से, या पैरा बैडमिंटन से, या तीरंदाजी से, या पैरा गोला फेंक से। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, पैरा गोला फेंक से है। दीपा मलिक और दीपा कर्माकर में कंफ्यूजन होता है, तो दीपा मलिक का संबंध पैरा गोला फेंक से है, जबकि दीपा कर्माकर का संबंध जिम्नास्ट से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई? दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई थी? 1950 में, या 1947 में, या 1948 में, या 1949 में। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 1948 में। दामोदर घाटी निगम की स्थापना 1948 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
न्यूटन का प्रथम गति नियम कहलाता है? क्या कहलाता है न्यूटन का प्रथम गति नियम? गैलीलियो का नियम, या जड़त्व का नियम, या बल का नियम, या ए और बी दोनों? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों को। प्रथम गति नियम को गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम दोनों कहते हैं, क्योंकि वस्तुओं की स्थिति में परिवर्तन तभी होता है जब उस पर बाह्य बल लगाया जाता है। यह प्रवृत्ति उसके जड़त्व के कारण होती है, इसीलिए इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। इस प्रकार इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। न्यूटन के प्रथम गति नियम को गैलीलियो का नियम और जड़त्व का नियम दोनों कहते हैं। इस प्रकार टॉप 30 क्वेश्चन का यह सेशन समाप्त हुआ। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो और हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।